वेलकम टू एग्जामिंटो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आता है। अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो कि पावर ग्रिड का एग्ज़ाम मे भी नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाला है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको तैयारी करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो बिना डिले किए हुए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये 2018 में 14/11/2018 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का पेपर है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर ए डीजल जनरेटिंग स्टेशन द यूजफुल लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो यहाँ पे दोस्तों जो डीजल जनरेटिंग स्टेशन होता है उसका जो यूजफुल लाइफ होता है 15 to 20 ईयर्स होता है। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे डीजल जनरेटिंग स्टेशन पूछा तो 15 से 20 साल उसका लाइफ होता है, प्लांट की लाइफ। अगर आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पूछता तो हाइड्रो पावर प्लांट की जो लाइफ होती है दोस्तों, यहाँ पे ये हाइड्रो की हो जाएगी। हाइड्रो, इसको थोड़ा मैं हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट की लाइफ कितना होता है, 75 से 100 के बीच में हो जाएगा अगर हाइड्रो के बारे में पूछता। और वही अगर आपको न्यूक्लियर के बारे में पूछता है दोस्तों, तो न्यूक्लियर की जो लाइफ होती है 40 ईयर्स होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसकी लाइफ अप्रॉक्स 40 से 50 ईयर के बीच होती है, ईयर्स। उसके बाद एवरेज लाइफ अगर कोल वेस्ट पावर प्लांट, जो थर्मल वेस्ट पावर प्लांट है कोल ऑपरेटेड, तो उसका जो लाइफ होता है दोस्तों उसका भी 40 से 50 ईयर होता है। तो न्यूक्लियर प्लस कोल वेस्ट पावर प्लांट का भी लाइफ कितना होता है, 40 से 50 ईयर। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे डीजल जनरेटिंग स्टेशन के बारे में पूछा था तो 15 से 20 साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प इज मोर प्रोनाउंस्ड एट। फ्लिकर इफेक्ट क्यों होता है? फ्लोरेसेंट लैंप मतलब CFL जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप या कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूब, CFT भी बोलते हैं उसको। तो CFL जो बल्ब होती है उसमें फ्लिकरिंग इफेक्ट जो होता है वो ड्यू टू लोअर फ्रीक्वेंसी होता है। जब जो वोल्टेज क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, क्यों, फ्रीक्वेंसी के कारण, तो क्या होता है, फ्लिकरिंग इफेक्ट होता है हमारे फ्लोरेसेंट लैंप में। किसके कारण होता है? लोअर फ्रीक्वेंसी के कारण। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में बोल रहा है। ट्रैक्शन सिस्टम जो हम लोग जो सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक लोको को चलाने के लिए, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाते हैं तो उसमें हम लोग सिंगल फेज सप्लाई करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम के लिए। उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो F/3। तो अगर इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी कितना है 50/3 करेंगे तो 50/3 कितना हो जाएगा, 16.67। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सिंगल फेज बोला तो आप 3 फेज सिस्टम होता है तो 50/3 करके ऐसे ला सकते हो, 16.67 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ व्हिच मटेरियल। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इंसुलेटर पूछा, इंसुलेटर आर मेड ऑफ व्हिच मटेरियल। तो यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है, रबर, ग्लास, उसके बाद स्टायरोफोम, पोर्सिलिन, सब इंसुलेटर है। लेकिन इंसुलेटर स्पेशली पूछा, इंसुलेटर क्या चीज़ का बना होता है, पोर्सिलिन का बना होता है, पोर्सिलिन इंसुलेटर होगा। ठीक है, एक इंसुलेटर होता है पिन टाइप इंसुलेटर, याद रखिए, पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर। इसका वोल्टेज पूछता है कितना kV लोड को विथस्टैंड कर सकता है, 33 kV। दोस्तों अभी जो यूज हो रहा है, जैसे जितने भी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट हैं, लाइक पावर ट्रांसफार्मर हो गया, आपका जो आप जितने भी CT आ रहे हैं 765 kV या 400 kV से ऊपर जितने भी CT आ रहे हैं, या 500 मेगावाट
MVA का ट्रांसफार्मर आ रहा था, उसमें जो बूसिंग में जो इंसुलेटर यूज़ करते हैं, पॉलीमर यूज़ करते हैं, पॉलीमर इंसुलेटर, ठीक है, पोर्सिलिन इंसुलेटर नहीं यूज़ करते हैं। क्या होता था, कभी मतलब शॉर्ट सर्किट या कभी फॉल्ट आ गया तो कभी ब्लास्ट होती थी, तो आसपास के जितने भी इक्विपमेंट होते थे पोर्सिलिन इंसुलेटर में वो सब डैमेज हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि पोर्सिलिन इंसुलेटर की जगह अभी पॉलीमर इंसुलेटर यूज़ करते हैं। जब ब्लास्ट होता है तो उसमें क्या है कि वो डिफ्यूज हो जाता है, उसमें पोर्सिलिन में पूरा ब्लास्ट करता है तो उस आसपास जितने इक्विपमेंट रहते थे उसको हानि पहुंचता था, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका जो ऑप्शन होगा, इंसुलेटर आर मेड ऑफ व्हिच मटेरियल, पोर्सिलिन। पांचवा क्वेश्चन, इफ सैग ऑन ट्रांसमिशन इज इंक्रीज द टेंशन। तो देखिए टेंशन क्या होता है, सैग इक्वल टू होता है ω/L²/80। बस ये फॉर्मूला याद रखिए आप। सैग एस हो गया सैग ट्रांसमिशन लाइन में। सैग किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे दो टावर है यहाँ पे, ठीक है, सपोज करो ये दो टावर है और यहाँ से ऐसे करके क्या जा रहा है, कंडक्टर जा रहा है। तो कंडक्टर जा रहा है तो यहाँ पे सपोज करो कि अगर कंडक्टर क्या, यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन लेते तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसी को सैग बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टर के बीच में जो इसका यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचेंगे, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को सैग बोलते हैं। सैग इक्वल टू होता है ω/L²/T, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सैग इज कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो अगर सैग को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेंशन डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, सिंक्रोनस कंडेंसर इज यूजुअली, सिंक्रोनस कंडेंसर जो होता है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है। सिंपल क्वेश्चन है, MCQ टाइप का। सिंक्रोनस कंडेंसर क्यों यूज करते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। सातवां क्वेश्चन है, टू साइनोसॉइडल करेंट आर गिवन बाय, यहाँ पे देख सकते हो I2 दिया हुआ है 10 sin ω/T प्लस π/3 और I2 दिया हुआ है, दो करंट है 15 sin ω/T माइनस π/4। द फेज डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों के बीच में क्या होगा। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो आप यहाँ पे देखो किस टाइप में दिया है, साइनोसॉइडल में दिया है या कॉस साइन वेव में दिया है। तो यहाँ पे देखिए साइनोसॉइडल है, दोनों में साइन है, इसमें भी साइन। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो बस पहले ये चेक कीजिए कि दोनों में क्या है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है। अगर सपोज करो यहाँ साइन रहता और यहाँ कॉस रहता तो इस कॉस को भी पहले आपको साइन में चेंज करना पड़ता, तब आप फेज डिफरेंस निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ साइन में दिया तो मुझे कुछ नहीं करना, फेज डिफरेंस बोला तो इसका क्या है π/3, तो π/3 लिखेंगे। फिर माइनस फेज डिफरेंस मतलब माइनस, और इसका क्या है -π/4, तो -π/4 लिख सकते हैं। π/3 को अगर करेंगे तो 60 होता है, माइनस माइनस प्लस π/4 को 45। जब 60 प्लस 45 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 105 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 105। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी आइडेंटिकल फॉर टू अल्टरनेटर रनिंग इन पैरेलल। तो अगर दो अल्टरनेटर को अगर हम पैरेलल में रन कराते हैं तो उसका क्या क्या फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। दोस्तों पहला तो है कि आपका जो वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग दोनों का लगभग सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पावर सेम हो उससे मतलब नहीं है, रिएक्टिव पावर से भी कोई मतलब नहीं है, पावर फैक्टर से भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, फेज सीक्वेंस हो जाएगा इसका आंसर। 9th क्वेश्चन चलते हैं। 9th में क्या बोल रहा है, द कनेक्टेड लोड ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर इज यूजुअली। डोमेस्टिक कंज्यूमर मतलब होता है दोस्तों जो हम लोग घर पे जो यूज़ करते हैं एनर्जी मीटर, उसमें जो एनर्जी मीटर में जो सेंसन लोड होता है वो कितना होता है। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर को मिलता है कनेक्टेड लोड वो 5 किलोवाट रहता है। ऐसा नहीं है, 5 से लेकर 10 किलोवाट तक रहेगा, ये सब डोमेस्टिक में आता है। 3 टाइप का होता है, एक होता है दोस्तों 15 किलोवाट तक, फिर 30 किलोवाट तक, फिर 60 एंड एबव तक, 60 से ज़्यादा, इस टाइप से रहता है। इसको हम X बोलते हैं, इसको Y बोलते हैं, इसको Z बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल पूछा है कनेक्टेड लोड ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर, तो 5 से 10 किलोवाट के बीच में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है। 10वां क्वेश्चन है, हे ब्रिज इज यूज टू मेजर एन इंडक्टेंस ऑफ हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए हम लोग कौन सा ब्रिज यूज करते हैं, हे ब्रिज।
और एडर्सन ब्रिज जो यूज़ करते हैं, एडर्सन ब्रिज जो यूज़ करते हैं दोस्तों, लो क्वालिटी फैक्टर के लिए करते हैं और उसमें इंडक्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। एक होता है स्केयरिंग ब्रिज जो कैपेसिटेंस के लिए यूज़ करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, डूरिंग आर्क वेल्डिंग एज द थिकनेस ऑफ द मेटल टू बी वेल्डेड इंक्रीज। आर्क वेल्डिंग के प्रोसेस में अगर आप आर्क वेल्डिंग करना चाहते हो और थिकनेस मतलब होता है मोटाई, उस मेटल को आप क्या कर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है। तो आपको क्या आर्क वेल्डिंग अगर करना हो तो करंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, करंट शुड इंक्रीज विथ वोल्टेज रिमेनिंग द सेम। जो भी वेल्डिंग करते हैं, जितना भी वेल्डिंग का इक्विपमेंट होता है दोस्तों, उसमें जो वाइंडिंग होता है लैप वाइंडिंग होता है, ठीक है। कौन सा वाइंडिंग होता है, लैप वाइंडिंग, याद रखिए। और वेल्डिंग के लिए हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं वेल्डिंग मशीन में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि मुझे क्या करंट की ज़्यादा उसमें आवश्यकता पड़ती है। करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, आउटपुट करंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आवश्यकता पड़ता है किसमें, वेल्डिंग मशीन को बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू एग्ज़ाम में आते हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं सारे डिस्कस कर देता हूँ, ताकि किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप एग्ज़ाम में आसानी से उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द वैल्यू स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों है, पहला है सुपर मेश इज डिफाइंड एज द कम्बिनेशन ऑफ टू मेश दैट हैव वोल्टेज सोर्स ऑन देयर बाउंड्री। ये बिल्कुल गलत है, वोल्टेज सोर्स नहीं रहता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज नॉर्टन्स थ्योरम, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीसरा बोल रहा है, एनी टू टर्मिनल ऑफ नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस इन ए नॉर्टन थ्योरम, नहीं। यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता तो नॉर्टन्स के जगह थेवेनिन्स थ्योरम होता, थेवेनिन्स थ्योरम, तो ये गलत हो गया। उसी तरह यहाँ पे बोला है, इन थेवेनिन्स थ्योरम वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट एंड करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। तो इसका मतलब है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसका होगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम इज नोन एज नॉर्टन्स। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बंडल कंडक्टर आर यूज टू, बंडल कंडक्टर जो है दोस्तों, हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है 14, द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोलिंग मिल कैसा होता है। जो रोलिंग मिल्स होता है उसका जो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फ्लक्चुएट वाइडली विथ इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है विथ इन लिमिट के अंदर ही, ठीक है। बस ऐसे ही आप याद रख सकते हो, रोलिंग मिल के बारे में पूछेगा तो। नेक्स्ट है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ I4। यहाँ पे कितना सिंपल क्वेश्चन, इसको देख के ही आपको लगेगा कि ये नोड है, ठीक है, ये करंट दिखा रहा है, इनकमिंग है या आउटगोइंग है। तो ये KCL पे आधारित क्वेश्चन है, किरचॉफ्स करंट लॉ। यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ का कंसेप्ट आपको बताए थे, इनकमिंग करंट जो होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आप इनकमिंग करंट देख लो, जो नोड की तरफ आ रहा है, नोड की तरफ कौन कौन करंट आ रहा है, I4 आ रहा है और I1 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I4 इक्वल टू आउटगोइंग करंट I2 है, I3 है और I5 है। तो I2 प्लस I3 प्लस I5, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा। और क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ I4 पूछा, तो I4 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I2 प्लस I3 प्लस I5 माइनस I1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I5 माइनस I1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो KCL पे आधारित है उसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे डायोड से रिलेटेड है। ए डायोड विल वर्क सेटिस्फैक्ट्री इन, डायोड जो है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करता है डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हिच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी टू बी एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर टू गेट N टाइप।
सेमीकंडक्टर, देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं। पेंटावेलेंट, पेंटा मतलब 5, ठीक है, एन टाइप के लिए। और पी टाइप के लिए, पी टाइप का पूछता तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं। यहाँ पे एन टाइप पूछा, एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट, पी टाइप के लिए ट्राईवेलेंट। और दोस्तों जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है इधर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है ये होता है टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट मतलब 4, ठीक है। तो टेट्रावेलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम का डोपिंग पूछता तो टेट्रावेलेंट होता। और इसमें दोस्तों सिलिकॉन का जो कट इन वोल्टेज होता है ये 0.7 वोल्ट होता है, ये ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है मैं सारे एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आए, सपोज करो पी टाइप आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो सही, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 18। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी किया कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले। और मैं पावर ग्रिड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 18 क्वेश्चन है, द कंबाइंड इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज क्या है, 0.6 हेनरी या 0.1 हेनरी, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल। इफ वन ऑफ द कॉइल व्हेन आइसोलेटेड हैज ए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 0.2 हेनरी, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे पहले तो आपको इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कितना है 0.6 हेनरी और 0.1 हेनरी, या एक कंडीशन दिया और बोल रहा है एक का सेल्फ इंडक्टेंस 0.2 है, तो L1 मान लेते हैं कि 0.2 हेनरी दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। L1 इक्वल टू 0.2 हेनरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक कर सकते हैं दोस्तों, पहले तो आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी क्या हो। एडिटिव एक होता है सब्सट्रैक्टिव। जब इंडक्टेंस का ऐसे 2 इंडक्टेंस है, सपोज करो L1 है L2 है, और करंट यहाँ इंटर कर रहा है, इसमें भी करंट इंटर यहाँ कर रहा है, इस तरह से रहेगा, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो इसको हम लोग L अगर इक्विवेलेंट लिखना है पूरे का तो हम लिखेंगे L1 प्लस L2, और एडिटिव में है तो 2M हो जाएगा, ठीक है। इसका या तो या इसमें ऐसे भी होता है दोस्तों, जैसे ऐसे करके 2 इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ इसका क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, और ये L1 L2, तो ये भी इसका भी सेम ही होगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M। एक होता है सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी, मतलब इसका मतलब है करंट, देखिए करंट यहाँ से इंटर करेगा करंट, तो यहाँ पे इनपुट इसमें जाएगा, यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे आके फिर इसमें इन करेगा करंट, यहाँ पे क्या आउट हो रहा है, आउट, मतलब इन दोनों में इन होगा तो एडिटिव, दोनों में आउट होगा तो क्या हो जाएगा इसका एडिटिव, ठीक है। अब सपोज करो, अब सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में क्या होता है, जैसे 2 कॉइल है, इंडक्टेंस है L1 L2, और एक में यहाँ करंट इंटर कर रहा है और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है, तो ये सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी हो गया ऐसे करके, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो इसको अगर L इक्विवेलेंट लिखेंगे तो L1 प्लस L2 माइनस 2M लिखेंगे इसको, ठीक है। और इसमें एक तरह से ऐसे भी, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इंडक्टेंस है L1 और L2, एक यहाँ पे है और एक डॉटेड लाइन यहाँ पे है, तो ये भी क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो है 0.6 हेनरी ये एडिटिव पोलैरिटी पे है, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा, इसका ऐसे लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस 2M इक्वल टू 0.6, और एक हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1। एक L1 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2M माइनस प्लस 2M ख़त्म हो जाएगा, तो 2 इंटू L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.7, तो L1 प्लस L2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.35। यहाँ से आगे आंसर
0.35। अब क्या निकालना है मुझे यहाँ पे निकालना है क्या, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी एम निकालना है आपको। तो एक यहाँ पे पुट कर सकते हैं L1 प्लस L2 का मान। तो L1 0.35 प्लस 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6। तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25, 6 में माइनस कर दिए 0.35, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.125। तो इस तरह से इसका क्या आंसर आ गया 0.125 हेनरी। इसके ऊपर हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर, सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर क्या होता है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस यहाँ पे मैं एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा इसको मैं मिटा लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इन ए 4 पोल इंडक्शन मोटर द रोटर स्पीड इज 1400 RPM, व्हाट विल बी द एयर गैप फील्ड स्पीड। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एयर गैप फील्ड स्पीड पूछा है। तो पहले तो आप इंडक्शन मोटर है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया। जब भी फ्रीक्वेंसी अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो आप एज्यूम कीजिए कि फ्रीक्वेंसी कितना होता है इंडिया के अनुसार 50। तो यहाँ से पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालिए। NS इक्वल टू क्या होगा 120 इंटू एफ मतलब 50 बाई पी, पोल कितना दिया हुआ 4, तो कितना स्पीड हो गया 1500। इसको क्या बोलते हैं RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। व्हाट विल बी द एयर गैप फील्ड स्पीड, एयर गैप फील्ड स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 1500 RPM हो जाएगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है द सोर्स VD इन द गिवन इन द वेलो सर्किट इज। VD इसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये क्या है कि करंट है और शॉर्ट है, ये क्या है टर्मिनल शॉर्ट है। तो IC करंट सिर्फ फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ पे क्या है VD इक्वल टू ऐसे है VD इक्वल टू R इंटू IC। इसका मतलब है यहाँ कौन कंट्रोल कर रहा है वोल्टेज सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है करंट। देखिए यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, करंट को अगर वेरी करेंगे तो वोल्टेज वेरी करेगा, करंट को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरह से आप कंपेयर करके कर सकते हो। 21 इन इल्यूमिनेशन व्हाट इज ए लैम्प एफिशिएंसी रिप्रेजेंटेड इन। इल्यूमिनेशन जो है, इल्यूमिनेशन का क्या होता है, इल्यूमिनेशन का यूनिट क्या होता है लक्स। तो लैम्प एफिशिएंसी जब भी निकालना हो तो ल्यूमन क्या होता है ल्यूमेंस पर वाट, इसको हम डिफाइन करते हैं लैम्प एफिशिएंसी को। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। 22 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन ऑफ द वेलो इज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल इसमें से कौन सा है, मैग्नीशियम क्या है पैरामैग्नेटिक है। और हार्ड आयरन या जो भी है ये सब क्या किस में आता है, सॉफ्ट हार्ड ये सब किस में आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक के बारे में पूछा है इसलिए क्या होगा मैग्नीशियम होगा। 23 का दोस्तों द अप्रोक्सीमेट टॉर्क एंगल कॉरस्पॉन्डेंट टू पुल आउट टॉर्क इन ए प्रैक्टिकल सिंक्रोनस मोटर। तो दोस्तों हमेशा क्या होता है जो पुल आउट टॉर्क होता है वो हमेशा ऑप्शन में 60 डिग्री से ज़्यादा ही रहेगा। 60 डिग्री से क्या रहेगा ग्रेटर देन 60 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन 75 दिख रहा है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 75। फाइंड द करेंट इन ए एलिमेंट व्हेन द चार्ज इंटरिंग द एलिमेंट QT दिया हुआ है, QT चार्ज इन टाइम इनवेरिएंट में दिया हुआ 10e⁻⁻t कूलम। करेंट I इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, I इक्वल टू क्या होता है dq/dt होता है। तो यहाँ पे d/dt और q के जगह पर 10e⁻⁻t लिख सकते हैं। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, d e⁻⁻t/dt क्या हो जाएगा d e⁻⁻t/dt हो जाएगा। माइनस में है तो यहाँ माइनस बाहर नहीं है, -10 e⁻t का क्या हो जाएगा -t का -t ही रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका -10 e⁻⁻t। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सेकेंड। 25 इन एन अल्टरनेटर इफ वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच बाय 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री इट्स पिच फैक्टर विल बी। अब इसको पिच फैक्टर कैसे निकालें,
तो शॉर्ट पिच बाय 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री, यानी अल्फ़ा दिया हुआ आपका 60 डिग्री। और पिच फैक्टर पता है आपको, पिच फैक्टर क्या होता है? पिच फैक्टर को हम लोग कॉइल स्पैन फैक्टर भी बोलते हैं, केसी बोलते हैं या पिच फैक्टर बोलते हैं। केसी इक्वल टू क्या होता है? कॉस अल्फ़ा बाय 2। तो कॉस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कॉइल स्पैन फैक्टर या कॉइल पिच फैक्टर। तो कॉस अल्फ़ा बाय 2, कॉस अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगा? 60/2। तो कॉस क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। कॉस 30 का मतलब √3/2, √3/2 का मतलब 0.8667। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पिच फैक्टर की जगह आपको कॉइल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या पिच फैक्टर पूछा है। पिच फैक्टर को कॉइल स्पैन फैक्टर भी बोलते हैं। तो इस फॉर्मूला के बेस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 26। फाइंड द करेंट I1 एंड I2 हुज रिलेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर गिवन एज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको मैथ पता हो तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्या है? 4I1 - 3I2 इक्वल टू क्या है? 1। 3I1 - 5I2 इक्वल टू क्या है? 2। तो यहाँ पे देख सकते हो दो वेरिएबल है, कौन कौन? I1 और I2। तो इसमें एक को क्या करना पड़ेगा? मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 4 से कर देंगे। तो क्या होगा? 12I1 - 9I2 इक्वल टू 3। 4 से करेंगे 12I1 - 20I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे, ये भी माइनस, एक कैंसिल हो गया। ये 20 में से 9 गया तो क्या? 11I2 इक्वल टू -8 में 3 गया तो क्या बचेगा? -5। तो I2 इक्वल टू -5/11। तो I2 एक ऑप्शन आ गया, देख सकते हो, -5/11 I2 आ गया। अब देखिए -5/11 किसी में है, 5/11 है, तो ऐसे नहीं होगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। 27 व्हिच गैस कैन बी फिल्ड इन GLS लैम्प। ठीक है, GLS लैम्प में कौन सा गैस हम डालते हैं? एनी इनर्ट गैस, जितना भी इनर्ट गैस है, नोबेल गैस है, उसमें से किसी को भी आप GLS लैम्प में यूज़ कर सकते हैं। 28 ए 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है जो स्लिप दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको स्लिप दिया हुआ है 0.5 और रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी FR, रोटर का फ्रीक्वेंसी एक तरह से S × F होता है। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। S फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, स्लिप 0.5 और फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 × 0.5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, कितना? हर्ज। तो आंसर क्या हो जाएगा? D। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, पुल आउट टॉर्क ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर अकर एट ए वैल्यू ऑफ स्लिप वेयर द रोटर पावर फैक्टर एंगल। रोटर पावर फैक्टर एंगल कितना होना चाहिए? 0.707। नेक्स्ट है 30। ए 60 वाट बल्ब इन सीरीज विथ ए रूम हीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द मेन। 60 वाट का बल्ब है और सीरीज के साथ कनेक्ट है, किसमें? हीटर के साथ, अक्रॉस द मेन। व्हाट विल हैपन इफ द 60 वाट बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय 100 वाट बल्ब। तो क्या करेंगे? पहले 60 वाट बल्ब था, वो हीटर के साथ कनेक्टेड था, अब उसके जगह 100 वाट का लगा दिए, तो हीटर का आउटपुट क्या करेगा? हीटर का आउटपुट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो दोस्तों हीटर का आउटपुट क्या होगा? बल्ब का क्या है? वाटेज ज़्यादा है। सपोज करो कि एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, V है, AR है। तो इसके एक्रॉस में जो पावर लॉस होगा, P इक्वल टू क्या लिखेंगे? V² R होगा। V² R मतलब, इसका मतलब है पावर जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। तो यहाँ पे देखो 60 वाट है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन 100 वाट लगा देंगे हीटर के साथ सीरीज में, तो रेसिस्टेंस कम होगा। रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट कितना होगा? ज़्यादा होगा। करंट ज़्यादा होगा तो हीटर का जो आउटपुट होगा, हीटिंग क्या होगा? इंक्रीज होगा। करंट ज़्यादा जाएगा कॉइल के थ्रू, हीटर का जो कॉइल है रेसिस्टिव कॉइल, उसमें क्या ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो ज़्यादा वो हीटअप होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? द हीटर आउटपुट विल इंक्रीज। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? कंसेप्चुअली समझ सकते हो। क्योंकि हर चीज़ को याद रखना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। एग्ज़ाम में आप याद रख के कभी भी कंपटीशन क्लियर नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन आप तभी क्लियर कर सकते हो जब को आपको कंसेप्ट पता है
ठीक है, क्वेश्चन कभी कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कट पेस्ट करके कहीं से भी क्वेश्चन ला देगा और आप सही करके आ जाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट सही रहेगा तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। तो आज के सीरीज़ में दोस्तों 30 क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें रिमेनिंग जो भी है वो सारे कंप्लीट करूंगा इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी किया कीजिए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और मेहनत करूँगा और आपके लिए अच्छा वीडियो लाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।